वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं संदीप गुप्ता नालंदा अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1500 एमसीक्यू सीरीज का अगला पार्ट, जिसमें हम भारत में जितने भी उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट हैं उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर एक क्वेश्चन से संबंधित जानकारी भी मैं आपको इसी में प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही दोस्तों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? ठीक है, इसका सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 1860 में, 1862 में, 1865 में या फिर 1868 में। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि 1862 में पहली बार उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। या पहली बार हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो पहली बार हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी 1862 में। तो आपका ए बी ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1862 में, ठीक है, तो हमने देख लिया कि 1862 में हुआ था। तो 1862 में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की स्थापना किन किन स्थानों पर की गई थी? ठीक है, 1862 में जब हम यानी कि जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों का, तब इसकी स्थापना की गई। तो जब इनकी स्थापना की गई तो किन किन स्थानों पर उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट बनाए गए थे? आपके ऑप्शन है ए कोलकाता, बी बम्बई, तीसरा मद्रास या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि उपरोक्त सभी। आपको पता होगा कि जब अंग्रेज थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी जब, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी शासन खत्म हो गया था और 1857 में सीधा ब्रिटिश क्राउन ने शासन ले लिया था। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन ने ब्रिटिश संतावनी क्रांति के बाद में 1858 से ब्रिटिश ताज ने सारा शासन अपने हाथों में ले लिया था। इसके बाद जो है वो फिर एक एक्ट आया था, उस एक्ट के तहत यहाँ पे 3 हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय बनाने की बात की गई थी। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी। ठीक है, उस समय भारत में 3 प्रेसिडेंसी थी, जिसमें से एक थी कोलकाता थी, दूसरी मद्रास, ठीक है, और तीसरी ये बम्बई। तो इन तीनों ही प्रेसिडेंसियों में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें से यहाँ पे कलकत्ता उच्च न्यायालय, ठीक है, यहाँ पे कौन सा था, यहाँ पे हमारा था बम्बई उच्च न्यायालय, और यहाँ पे मद्रास उच्च न्यायालय। इन तीनों की स्थापना स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसे याद रखिएगा कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, इन तीनों ही उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई? तो इन तीनों ही उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1862 में। ठीक है दोस्तों, तो इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह अधिकार दिया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा यानी कॉमन उच्च न्यायालय हाईकोर्ट हो सकता है? यानी कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह अधिकार दिया गया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है? ठीक है, कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। आपके ऑप्शन है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 8th कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संविधान संशोधन, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या फिर 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो आपके ऑप्शन है, और इसमें आपका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? इसमें आपका सही ऑप्शन है 7th यानी कि ए। तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, 1956 के द्वारा ये बात कही गई थी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, क्या कहा गया था दोस्तों, कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट बनाया जा सकता है, एक कॉमन उच्च न्यायालय या साझा उच्च न्यायालय बनाया जा सकता है। अब बात आती है कि है क्या ऐसा है? तो हाँ है। कितने राज्यों में, हम इसे डिस्कस करेंगे अभी आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? ठीक है, कितने हाई कोर्ट हैं वर्तमान में हमारे इंडिया में? आपके ऑप्शन है 24, 25, 26 या फिर 27। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी, वर्तमान में हमारे भारत में 25 उच्च न्यायालय या 25 हाई कोर्ट हैं। कितने दोस्तों? 25 उच्च न्यायालय या 25 हाई कोर्ट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कितने उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एक या एक से अधिक राज्यों में है? जो मैंने अभी आपको बात कही थी। अब हम यहाँ पे देखेंगे कितने राज्यों में ऐसे न्यायालय है जिनका क्षेत्राधिकार एक या एक से अधिक राज्यों में आता है। आपके ऑप्शन है 3 राज्य, 4 राज्य, 4 सॉरी 3 हाई कोर्ट, 4 हाई कोर्ट, 5 या 6 हाई कोर्ट। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि 3 हाई कोर्ट। 3 हाई कोर्ट या 3 उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिनका क्षेत्राधिकार एक या एक से अधिक राज्यों में आता है। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं? ठीक है, तो सबसे पहले तो है बम्बई। कौन सा है? बम्बई, बम्बई हाई कोर्ट है। इसका कौन कौन सा जाता है? तो बम्बई तो है ही, साथ में ये गोवा राज्य को भी देखता है। ठीक है, बम्बई जो है वो बम्बई को देखता ही है, साथ में गोवा राज्य को भी देखता है। इसके बाद हम दूसरा देखें तो दूसरा है पंजाब या हरियाणा, आप कुछ भी कह लीजिए, पंजाब हाई कोर्ट या हरियाणा हाई कोर्ट। तो ये जो है इनके बीच में भी एक कॉमन हाई कोर्ट है। ठीक है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, ये पंजाब को भी देखता है और हरियाणा को भी देखता है। ठीक है, ये पंजाब को भी देखता है और हरियाणा को भी देखता है। इसके बाद एक और हाई कोर्ट आता है, और वो कौन सा है? वो है गुवाहाटी। कौन सा है? गुवाहाटी हाई कोर्ट। ये कौन कौन सा देखता है? तो गुवाहाटी तो हो गया सॉरी, ये असम, नागालैंड, ठीक है, ये 4 को देता है, नागालैंड, मिजोरम
और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्यों को मिला के एक कॉमन हाईकोर्ट बनाया गया, जिसमें असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन चारों को मिला के एक हाईकोर्ट बनाया हुआ है। तो ऐसे 3 उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिनका क्षेत्राधिकार एक या एक से अधिक राज्यों के लिए है। ठीक है, बम्बई, पंजाब और गुवाहाटी उच्च न्यायालय। इसलिए आप याद रखिएगा कि 3 राज्य ऐसे हैं, 3 उच्च न्यायालय ऐसे हैं जो एक या एक से अधिक राज्यों को देखते हैं, ना कि केंद्र शासित प्रदेश। क्योंकि जैसे हम बात करें कलकत्ता उच्च न्यायालय की, तो कलकत्ता जो है वो किसको देखता है, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी देखता है। ठीक है, साथ में महाराष्ट्र जो है गोवा राज्य को देखता है, लेकिन दादर और नगर हवेली को भी देखता है। ठीक है, कलकत्ता जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देखता है। इसके अलावा भी हम और देखें तो हमारा जो वो हाई कोर्ट है कौन सा, तमिलनाडु हाई कोर्ट, तो तमिलनाडु हाई कोर्ट जो है पुडुचेरी को भी देखता है। ठीक है, इसके अलावा केरल हाई कोर्ट लक्षद्वीप को देखता है, जम्मू और कश्मीर का हाई कोर्ट लद्दाख को भी देखता है। तो ऐसे बहुत से हैं, लेकिन हम बात सिर्फ राज्यों की जब करते हैं तो राज्यों में ये आते हैं। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है आज का, अगला क्वेश्चन है कितने संघ शासित क्षेत्रों में भी उच्च न्यायालय है। संघ शासित क्षेत्र क्या होता है, यानी मतलब होता है इसका यूनियन टेरिटरी। क्या मतलब होता है इसका, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, यानी इसे शॉर्ट में हम यूटीज बोल देते हैं। तो इसमें कितने संघ शासित क्षेत्र में भी उच्च न्यायालय है। तो इसका ऑप्शन, आपके ऑप्शन है 0, 1, 2 या फिर 3। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 2। ठीक है, 2 संघ शासित क्षेत्रों में भी उच्च न्यायालय है। एक कौन सा है, एक तो हमारा जे.एंड.के हो गया, एक तो हमारा जे.एंड.के हो गया इसमें है, और एक हमारा दिल्ली हो गया। ठीक है, एक हमारा दिल्ली हो गया। इन दो में ऐसा है कि इनमें 2 है। ठीक है, तो देखिए आप ध्यान दीजिए, तो जे.एंड.के जो है वो जे.एंड.के जम्मू और कश्मीर को देखते ही देखता है, साथ में लद्दाख को भी देखता है। ठीक है, लद्दाख को भी देखता है। और दिल्ली जो है इसका स्वयं का अपना उच्च न्यायालय है। यहाँ पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी बैठता है यहाँ पे, लेकिन हाई कोर्ट भी है। ठीक है, इनका अपना खुद का हाई कोर्ट भी, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी बैठता है। इस तरह हमारे 2 आंसर सही होगा, यानी कि हमारा सी ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, बाकी जितने भी केंद्र शासित प्रदेशों ने कोई ना कोई राज्य का जो उच्च न्यायालय है वही उनको कवर कर रहा होता है, यही वही उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस प्रकार आपका ये ऑप्शन सही है। दोस्तों यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने व्हाट्सअप, फेसबुक शेयर और इंस्टाग्राम पे शेयर करें। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में वृद्धि करना किसके कार्य क्षेत्र, किसका कार्य क्षेत्र को कम करना किसका क्षेत्राधिकार है, सॉरी है। तो उच्च न्यायालय के क्षेत्र में वृद्धि करना एवं 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 वृद्धि की कमी करना किसका कार्य क्षेत्र, किसके कार्य क्षेत्र में आता है। ठीक है, यानी सिंपल सा क्वेश्चन ही कह रहा है कि उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में वृद्धि करना एवं कम करना किसका अधिकार है। ठीक है, यानी उच्च न्यायालय के हमें कार्य को बढ़ाना हो या उसे कम करना हो तो ये किसके अधिकार क्षेत्र में आता है। आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद या फिर प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों सी, यानी कि संसद। तो इसका किसका कार्य हुआ, ये संसद का कार्य होता है राष्ट्र उच्च न्यायालय में, यानी किसी भी हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में वृद्धि करनी हो या फिर कमी करनी हो, ये दोनों ही कार्य किसके क्षेत्राधिकार में आएंगे, तो ये दोनों ही हमारी संसद के क्षेत्राधिकार में आएंगे। संसद चाहे तो उनके क्षेत्राधिकार को, यानी उनके कार्य क्षेत्र को कम कर सकती है, बढ़ा भी सकती है, उनके कार्य में कुछ और नियमों और एरिया को ला सकती है, या कुछ कम कर सकती है जरूरत के हिसाब से। तो इसका आपका सी ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय संविधान के किस भाग में वर्णित है। उच्च न्यायालय संविधान के किस भाग में वर्णित है। आपके ऑप्शन है भाग 5, भाग 6, भाग 7 या फिर भाग 8। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों पहले भी कि जब हम बात करते हैं उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय क्या है, उच्च न्यायालय किसका पार्ट है, केंद्र का कि राज्य का, राज्य का पार्ट है। ठीक है, राज्य का पार्ट है, ना कि केंद्र का। और जो राज्य है वो संविधान के किस भाग में आता है, छठे भाग में आता है। ठीक है, छठे भाग में आता है। तो सीधी बात है, जब ये छठे भाग में आता है तो फिर किस भाग में आएगा, छठे भाग में आ जाएगा, तब का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और केंद्र जो है वो हमारा 5वें भाग में आता है, यानी जो हमारा केंद्र जो संघ है वो हमारे 5वें भाग में आता है। तो आपका इसमें कौन सा सही ऑप्शन है, इसमें आपका सही ऑप्शन है भाग 6, क्योंकि राज्य उच्च न्यायालय जो है वो राज्य का क्षेत्राधिकार है, राज्य में आता है, और राज्य जो है वो छठे भाग में आता है संविधान के। तो इस प्रकार हमारा आंसर सही जाएगा बी, यानी छठवां भाग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान में उच्च न्यायालय का वर्णन कहाँ से कहाँ तक किया गया है। ठीक है, संविधान में उच्च न्यायालय का जो वर्णन है वो कहाँ से कहाँ तक किया गया, यानी किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक किया गया है। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 214 से 231 तक, अनुच्छेद 214 से 233 तक, अनुच्छेद 211 से 231 तक, या फिर अनुच्छेद 211 से 233 तक। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक जो अनुच्छेद है इनमें उच्च न्यायालय से संबंधित बातों का वर्णन किया गया है, या उच्च न्यायालय से संबंधित सारी बातें, जैसे उनके विशेष अधिकार, वेतन भत्ते, शपथ, कार्य क्षेत्र, कार्य शक्तियाँ, क्षमाधिकार, क्षमादान, ये सारी जितनी भी चीजें हैं वो इसी में वर्णित की गई हैं, इन्हीं अनुच्छेदों के अंदर वर्णित की गई हैं। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर होगा ए, अनुच्छेद 214 से लेकर अनुच्छेद 231 के बीच में उच्च न्यायालय के कार्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय की संरचना का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में, यानी कि कह सकते हैं कि उच्च न्यायालय का जो गठन है किस प्रकार होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, इन सब बातों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। आपके ऑप्शन है 215, 216, 217 या फिर 218। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी 216, यानी कि अनुच्छेद या आर्टिकल 216 में उच्च न्यायालय के गठन की बात कही गई है या उसकी संरचना की बात कही गई है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीश की नियुक्ति करने की शक्ति किसे है। ठीक है, उच्च न्यायालय के लिए अन्य न्यायाधीश जो अदर होते हैं, आपको पता होगा कि एक मुख्य न्यायाधीश होता है और कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं, और अन्य न्यायाधीश कितने होंगे, अन्य न्यायाधीश कितने होंगे, ये कौन चुनता है, ये दिखते हैं हमारे कौन। तो आपके ऑप्शन है संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति, अन्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। और साथ में कितने न्यायाधीश उस उच्च न्यायालय में होंगे या होने चाहिए, ये भी राष्ट्रपति ही तय करते हैं। ठीक है, क्योंकि हर उच्च न्यायालय में अलग अलग न्यायाधीश होते हैं, एक मुख्य तो होते ही होते हैं सब में, बाकी अन्य जो न्यायाधीश है उनकी संख्या अलग अलग होती है राज्य वाइज। और ये कौन डिसाइड करता है, तो ये राष्ट्रपति जो डिसाइड करते हैं, ये राष्ट्रपति तय करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अभी मैंने सिर्फ बताया था, अन्य न्यायाधीशों की किसको कितने हो संख्या होगी, ये हो गई। अब किसके द्वारा की जाती है आपके ऑप्शन, तो आपके ऑप्शन है, आपको आंसर पता ही होगा इसका, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, संसद या फिर प्रधानमंत्री। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। जितने भी न्यायाधीश होते हैं उच्च न्यायालय के किसी भी राज्य में हो, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उनकी हाँ, उनकी किसकी करनी है, कहाँ करनी है और कहाँ से उठा के करनी है, ये सब काम कॉलेजियम करता है। कौन करता है, कॉलेजियम। अब कॉलेजियम, कॉलेजियम में कौन कौन होता है, तो कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश और साथ में उच्च न्यायालय के जो भारत के मुख्य न्यायाधीश वो, और उच्चतम वरिष्ठ न्यायालय मतलब उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश यानी सीजेआई और 4 सबसे सीनियर जज जो होंगे, ये मिलकर कॉलेजियम बनाते हैं, 5 लोग मिलकर, और ये डिसाइड करते हैं कि किसको उच्च न्यायालय में रखना है, किसको उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय लाना है, या किसको दो उच्च न्यायालय के बीच में थी उनकी हेरा फेरी करनी है, तो वो भी यही डिसाइड करेंगे। साथ में किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाना, ये सब कुछ कॉलेजियम ही तय करता है। ठीक है, तो आपका इसमें, और उनकी सिफारिश के बाद, इनकी रिकमेंडेशन के बाद जिसका ये नाम आगे बढ़ाते हैं उसी को राष्ट्रपति वहाँ पे नियुक्त कर देता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या सही होगा, बी, यानी कि राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको बताया था मैंने पहले भी दोस्तों की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना राष्ट्रपति के कार्यकारी क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है। जब मैंने आपको राष्ट्रपति पढ़ाया था तो राष्ट्रपति में उसके कई सारे अधिकार बताए थे, है ना, विधायी अधिकार और कानूनी अधिकार, न्यायिक अधिकार, कार्यकारी अधिकार, उसके अंतर तो कार्यकारी जो अधिकार थे उसके तहत ही इनकी नियुक्तियां करते हैं, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी आते हैं, और भी कार्य थे तो उसमें भी आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि न्यायाधीशों की योग्यताएं संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, अब योग्यताएं की बात करें कि न्यायाधीशों की जो योग्यताएं हैं वो संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। आपके ऑप्शन है 217(1), 217(2), 217(3) या फिर 217(4। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों बी, 217(2), यानी कि 217(2) में जो न्यायाधीश की योग्यता है उन्हें वर्णित किया गया है, उनका वर्णन किया गया है। ठीक है, कि संविधान न्यायाधीशों की न्यायाधीश बनने के लिए या भारत के किसी भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये 217(2) में वर्णित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अभी मैंने योग्यताएं देख ली कि हमने किस अनुच्छेद में वर्णित है, अब होनी क्या क्या योग्यता चाहिए वो हम इसमें देख लेते हैं। आपके ऑप्शन है, मैं भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, बनने के लिए उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल। 10 वर्ष का न्यायिक कार्य का 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, बिल्कुल। यानी कि उसे 10 वर्ष तक का 10 वर्ष का जज होने का काम आना चाहिए, 10 वर्ष का न्यायिक कार्य का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, 10 वर्ष का न्यायिक कार्य का अनुभव नहीं, इसको आप कह सकते हो कि, और साथ में उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक लगातार अधिवक्ता रहा हो, या फिर एक और होता है कि मतलब 10 वर्ष का न्यायिक कार्य का अनुभव नहीं, 10 वर्ष का अधिवक्ता हो गया, और साथ में क्या होता है, या तो ये होना चाहिए उसके पास में, या फिर 5 वर्ष तक किसी न्यायालय में जज का काम किया हो, उसने किसी जिला कोर्ट में 5 वर्ष तक एज अ जज रह चुका हो, तो उसके बेस पे ये सारी योग्यता थी, 1, 2, 3 और ये 4। ये सारी योग्यताओं में से कोई भी योग्यता होगी उसके पास में, तभी वो वहाँ पे बन सकते हैं। मतलब ये भी होना चाहिए, भारत का नागरिक भी होना चाहिए, उसे 10 वर्ष तक, या तो वो 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो या फिर 5 वर्ष तक न्यायालय में जज बन के रहा हो, तभी वो उच्च न्यायालय का जज बन सकता है। तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा दोस्तों इसमें, तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा दोस्तों डी। क्या होगा, डी सही ऑप्शन आपका होगा इसमें। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन होगा इसमें दोस्तों डी, यानी कि उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से पहले शपथ कौन दिलाता है, ठीक है, यानी कि उनकी नियुक्ति होने से पहले किसी भी न्यायालय में उनकी नियुक्ति होने से पहले उन्हें शपथ कौन दिलाता है। आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी, राज्यपाल। यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनकी नियुक्ति होने से पहले, उनकी नियुक्ति से पहले राज्यपाल, उस संबंधित राज्य का राज्यपाल उन्हें शपथ दिलाता है, अपने पद की शपथ दिलाता है और उसके बाद ही वो अपना पद ग्रहण करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ किस अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, वो जो शपथ लेते हैं वो संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। आपके ऑप्शन क्या है, तो आपके ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे कि 218, 219, 220 या फिर 221। तो उसका सही ऑप्शन है दोस्तों बी, 219। आर्टिकल 219 या 200 अनुच्छेद 219 में शपथ जो ली जाती है उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है कि वो क्या क्या शपथ लेंगे और कौन उन्हें शपथ दिलाएगा, उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं उन सभी का वर्णन कहाँ पे किया गया है, तो उन सभी का वर्णन 219 में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, उनके वेतन एवं भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। आपके ऑप्शन है राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, संसद या फिर राज्यपाल। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, यानी कि हमारे देश की संसद के पास ये अधिकार है कि वह उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, फिर उसमें चाहे मुख्य हो या फिर अन्य हो, इनकी सैलरी कितनी होगी ये डिसाइड कौन करेगा, तो ये डिसाइड करेगा हमारी संसद। कौन, संसद, पार्लियामेंट। ठीक है, ये डिसाइड करता है, तो इसके पास ये हक है इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है। ठीक है, जो उच्च न्यायालय के किसी भी उच्च न्यायालय के, भारत के किसी भी 25 उच्च न्यायालय है उनमें से किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है। आपके ऑप्शन है 2,50,000, 2,80,000, 2,00,000, 3,00,000 या फिर 2,20,000। तो आपका सही ऑप्शन तो क्या है दोस्तों, आपका सही ऑप्शन है ए, 2,50,000। यानी मुख्य न्यायाधीश जो होता है उनका वेतन कितना होता है, तो उनका वेतन होता है 2,50,000। ठीक है दोस्तों, तो आपका इसमें ए ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अब हम ये देखते हैं कि इससे पहले क्या था। तो आपको पता होगा कि जो ये वेतन इनका ये बढ़ाया गया है कब, 2018 में, क्योंकि 2018 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद सबका वेतन बढ़ा था, तो इनका भी वेतन बढ़ा था। तो 2018 में इनका वेतन 2,50,000 कर दिया। तो इससे पहले कितना था, तो दोस्तों इससे पहले इनका वेतन था 90,000। किसका, जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका वेतन कितना था 2018 से पहले, तो 2018 से पहले उनका वेतन 90,000 रुपये पर मंथ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना था। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन कितना होता है। ठीक है, तो उच्च न्यायालय के अन्य है यहाँ पे, अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है। मुख्य काम ने देख लिया, अब अन्य की बात करेंगे हम। तो अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है, तो आपके ऑप्शन है 2,50,000। तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमने देख लिया कि मुख्य का था। अब जब 2 लाख ही हो गया तो इसका मतलब कि इन्हीं में से कोई एक होगा, है ना। तो आपके ऑप्शन है 2,28,000, 2,40,000 या फिर 2,35,000। तो उसका सही ऑप्शन है दोस्तों बी, 2,28,000 इन 2.28 लैक्स पर मंथ। ठीक है, इतना वेतन होता है अन्य न्यायाधीशों का। अब बात आई जब उनका पहले कम था तो इनका भी कम होगा, तो इनका भी वेतन कब बढ़ाया, तो इनका भी वेतन 2018 में बढ़ाया गया। उससे पहले इनका वेतन कितना होता था 2018 से पहले, तो 2018 से पहले इन लोगों का वेतन होता था 80,000 रुपये पर मंथ। कितना होता था, 80,000 रुपये पर मंथ। और उनका था मुख्य न्यायाधीश का कितना था पहले, 90,000 रुपये पर मंथ। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा कि पहले इतना वेतन था और बढ़ा के 2018 में इनका वेतन इतना कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का कितना प्रतिशत उन्हें पेंशन के रूप में प्राप्त होता है। यानी कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके रिटायरमेंट के बाद उन्हें कितने प्रतिशत पेंशन के रूप में प्राप्त होता है, ये सब प्रतिशत है। ठीक है, आपके ऑप्शन है 30%, 40%, 50% या फिर 25%। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होता है सी, यानी कि 50% उनको अपनी टोटल वेतन के रूप में प्राप्त होता है एज अ पेंशन। और जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जिनको रिटायरमेंट हो चुका है उनको 50% मिल रहा था और उनकी यदि डेथ हो जाती है, उनकी यदि मृत्यु या डेथ हो जाती है, तो उनका जो पार्टनर है, जो भी उनका पार्टनर होगा, हस्बैंड या वाइफ, उस उनको फिर इनकी मृत्यु के बाद 25% यानी जो पेंशन था उसका भी आधा, तो फिर 25% मिलता रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से प्रोसेस होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं, किस अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, आपके ऑप्शन है 220, 221, 222 या फिर 223। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी, 221। यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो वेतन भत्ते हैं वो अनुच्छेद 221 में वर्णित है। ठीक है, 221 में वर्णित है। ठीक है, इस प्रकार आपका बी ऑप्शन इसमें सही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल की वीडियो में हम फिर से कुछ नए क्वेश्चन लेके आएंगे जो हाई कोर्ट से संबंधित होंगे और ऐसे क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर में तो पूछे गए हैं या फिर जिनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहें और आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में करके बताएं, हम उसका आंसर जरूर देंगे आपको। और दोस्तों जब तक
आवश्यक ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। योगा करें, मेडिटेट करें और क्योंकि पेपर नज़दीक आ गया तो मन लगाकर पढ़ाई करें। आई होप सबके अब अच्छे होंगे। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।